Good evening, students. Now we are on the last lecture of your syllabus 2021 and this chapter also. In this lecture, we will discuss about structure of various proteins and nucleic acid. Right? So here we are. We had discussed general information about protein. We had discussed the protein is polypeptide. We had discussed about peptide bond which is found between two amino acid already. And many peptide bonds are there in protein because many amino acids are there in the protein. That's why proteins are also termed as polypeptide. Right? Here we are with some more structural information of proteins. Generally, proteins are classified on the basis of shape or structure into two main types. One is called fibrous protein. As a fiber, जैसे हम फाइबर को जानते हैं, लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, लॉन्ग होते हैं, तो वैसे ही फाइब्रस प्रोटीन्स भी polypeptide chain run parallel and held together by hydrogen and disulfide bond. Then fiber like structure is formed. बहुत सारी polypeptide chain आपस में एक दूसरे में जो है वो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं और एक दूसरे में फोल्ड हो जाते हैं, तो एक फाइबर जैसा स्ट्रक्चर बनता है और वैसे प्रोटीन को फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं. और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाने में हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो होते हैं उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है. These proteins are insoluble in water. Like fiber insoluble होता है water में, the proteins are also insoluble in water and they are not affected easily by heating. अगर आप इन्हें हीट करते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता. ध्यान रखिएगा इस चीज़ का. कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जैसे केराटिन प्रोटीन जो हेयर, वूल और सिल्क में होता है. मसल्स में हमारे मायोसिन प्रोटीन होता है, वो सब इनके एग्जाम्पल्स होते हैं. Second type is globular proteins. Polypeptide chains gain a globular spherical shape in these protein, right? Polypeptide chains जो होते हैं वो आपस में मिलकर एक spherical shape बना लेते हैं. ये वाटर में soluble होते हैं और हीटिंग करने पर coagulate हो जाते हैं. हीटिंग करने पर कर्ड लाइक सब्सटेंस बना लेते हैं, कोएगुलेशन हो जाता है. आप सरफेस केमिस्ट्री में कोएगुलेशन का मतलब समझ चुके हैं. लाइक एग एल्ब्यूमिन, वी नो वेरी वेल कि हीटिंग करने पर एग एल्ब्यूमिन में क्या होता है, इंसुलिन में भी वही कंडीशन हमें देखने को मिलती है. सो फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन आर टू मेजर क्लास ऑफ प्रोटीन. ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, complexity of structure, proteins are also classified into four important structures or important levels I can say here. एक तरीके के प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लेवल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये लेवल्स हैं. राइट? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन. प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन में केवल सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन कंसीडर की जाती है, इसमें कुछ और नहीं होता है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन दो डिफरेंट स्ट्रक्चर में टर्न हो जाते हैं. ईदर अल्फा हेलिक्स, हेलिकल फॉर्म लाइक दिस, और बीटा प्लीटेड शीट्स लाइक दिस. इससे बेहतर मैं कहूंगा जो आपके घर के पर्दे होते हैं, ड्रेपरीज होते हैं, उनके जो फोल्ड्स होते हैं, अगर हम पर्दे को ऐसे जनरल रख दें तो उसमें जो फोल्ड्स या पर्दा लगा हुआ हो और थोड़ा सा उसे जैसे विंडो से हम पर्दा हटाते हैं वैसी सिचुएशन रख दें तो जो फोल्ड्स बनते हैं वैसा कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है. तो बीटा प्लीटेड शीट और हेलिक्स दो फॉर्म में पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करने लगते हैं. In alpha helix polypeptide chain, they form all possible hydrogen bond. We know very well in polypeptide chain, एक बात तय है कि वहाँ पर C double bond O भी होगा और NH भी होगा. तो C double bond O of one amino acid when combined with NH of another amino acid, तो उसका C double bond O का O और NH का H आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है. तो बेसिकली उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख सकते हैं इस तरह से, CO और यहाँ का NH. इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है
CO और NH के बीच में, और इस कारण से वो इस शेप में हमें देखने को मिल जाता है। तो अल्फा हेलिक्स जो है स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से, जो हेलिक्स है वो बनने के कारण से होता है। और जो बीटा प्लेटेड शीट्स है, कहीं ना कहीं वो भी, उसमें भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर भी होता है, बट अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो फोल्ड्स हैं वो एक साइड बाय साइड लाई करते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये देख सकते हैं, ये फोल्ड्स, ये अलग अलग फोल्ड्स हैं, और कैसे जुड़े हुए हैं देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। तो ये दो तरीके होते हैं, या तो इधर दे आर फाउंड इन अल्फा हेलिक्स से, या फोल्ड्स ऑफ ड्रैपरी जो है हमें देखने को मिलते हैं, साइड बाय साइड फोल्ड्स होते हैं और वो आपस में जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, राइट। सो ये दो अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें देख रहे हैं, इधर इट इज अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व होते हैं, और जो ग्लोबुलर और फाइब्रोस टाइप है वो एक्चुअली टर्सरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अलावा डाइसल्फाइड लिंकेज, सल्फर, जिन अमाइनो एसिड्स में सल्फर होते हैं वो सल्फर सल्फर लिंकेज बनाते हैं। डाइसल्फाइड लिंकेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पॉलीमर चैप्टर आप पढ़ते तो आपको पता होता, वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू डाइसल्फाइड लिंकेज फाइबर्स के बीच में मैनेज किए जाते हैं, जिससे जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है। रबर में जनरली वल्कनाइजेशन किया जाता है जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है। इसके अलावा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट नेचर के कारण से होते ही है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन NH जो है प्लस एक कहीं ना कहीं चार्ज जनरेट होने के कारण से होते हैं। तो ये सारे के सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से ईदर इट इज फाउंड इन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर और फाइब्रस वे, दोनों तरीके से देखने को मिल सकते हैं, और इनमें ये सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट होते हैं। तो ये कंडीशन कुछ इस तरीके से बन जाती है। ये टर्सरी स्ट्रक्चर, यू कैन सी दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें ईदर इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्लेटेड शीट्स और हेलिक्स, एंड दिस इज टर्सरी स्ट्रक्चर जहां पर बहुत सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट होने लगते हैं। मेरे पास एक और हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है, उसके हीमोग्लोबिन में, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, हीम इज अ आयरन टाइप, राइट। तो उसमें देखिए प्राइमरी इस तरीके से होगा, सेकेंडरी में ये थोड़ा सा हेलिकल फॉर्म में देखने को मिलता है, टर्सरी में आप देखें काफी ज्यादा एक ट्विस्टेड फॉर्म देखने को मिलता है, और क्वाटरनरी में दो पॉलीपेप्टाइड चेन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में यही होता है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर में जनरेट होते हैं, वो आपस में जो है वो एक तरीके से स्क्रम्बल्ड हो जाते हैं। उस कंडीशन में हम उसे कह देते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यू कैन सी हियर। So primary, secondary, tertiary and quaternary. Tertiary structure is very common. Generally tertiary and quaternary structure generally found as protein, fibrous and जो globular हमने जो बात की है वो प्रोटीन्स जनरली देखने को मिलते हैं, बट इस तरीके से प्रोटीन्स की हम बात कर सकते हैं इंडिविजुअली, राइट। ये आप देख सकते हैं अगेन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। दिस इज फॉर हीमोग्लोबिन, कैसे आयरन पार्टिकल्स, आयरन के जो एटम्स हैं वहां रहते हैं, अदरवाइज बाकी सारी हीम ग्रुप, राइट। व्हेन दिस प्रोटीन इज सब्जेक्टेड इन अंडर डिफरेंट कंडीशंस, लाइक टेम्परेचर चेंज होता है, pH चेंज होता है, राइट, या किसी जो है वो एसिड्स या बेसिस के कॉन्सेंट्रेशंस में हम इसे रखते हैं, ऐसी कंडीशंस में जो क्वाटरनरी से टर्सरी, टर्सरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से प्राइमरी स्ट्रक्चर तक प्रोटीन्स की अनफोल्डिंग होती है। दिस अनफोल्डिंग इज नोन एज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जनरली प्रोटीन्स की एक्टिविटी ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम, या प्रोटीन्स का जो फंक्शन होता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम pH पर बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर pH चेंज काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट चेंज होता है या काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है, इट मीन्स एसिड और बेस काफ़ी ज़्यादा मिलाए जाते हैं, या टेम्परेचर की कोई चेंजेस आते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में जो हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, जो अदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो ब्रेक होने लगते हैं, और उसके कारण से जो फोल्डिंग है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगती है। उसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी इंटैक्ट रहता है, प्राइमरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बाकी सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट,
कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क में भी जो प्रोटीन्स होते हैं नेचर चेंज होता है। जब कर्ड बनता है तो कर्ड के समय ऑब्वियसली एसिडिक नेचर बढ़ता है और उसके कारण से जो उसके प्रोटीन होता है उसका भी नेचर चेंज हो जाता है। कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट, एग वाइट पार्ट जो होता है जब आप हीट करते हैं तो वो कोएगुलेट हो जाता है। सो these are the examples and this is what we call denaturation of protein. These are एक दो मार्क्स में इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। नाउ मैथ्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये थोड़ा सा नया है, बाकी बायो स्टूडेंट्स इसके बारे में काफ़ी कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर ऑन न्यूक्लिक एसिड। As we know, the transfer of character from one generation to another generation is completely based on nucleic acid. The transfer of character from one generation to another generation is called heredity, right? And the factor responsible for heredity are found in nucleus. That's why, and these are acids. These are generally found in nucleic acids. Nucleus, that's why they are termed as nucleic acid. मेजर अगर हम बात करें तो दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। जनरली जो हायर एनिमल्स हैं उनमें या जो एनिमल्स हैं उनमें डीएनए जो होता है वो ही न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में और कुछ स्मॉल लिविंग्स भी हो सकते हैं, स्मॉल एनिमल्स भी हो सकते हैं। एनिमल्स तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ और सेल्युलर स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिसमें आरएनए भी जो है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, मेन न्यूक्लिक एसिड होता है, राइट। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड में जनरली तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है पेंटोज शुगर। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर 5 कार्बन की शुगर होती है। डीऑक्सीराइबोज, यहाँ पर एक ऑक्सीजन नहीं होता है तो इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर कह देते हैं। और ये अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो उसमें राइबोज शुगर होता है। दोनों ही बीटा फॉर्म्स का यूज किया जाता है। बीटा फॉर्म्स मतलब ये CH2OH और OH एक ही साइड होंगे, सो दैट इज बीटा फॉर्म्ड। And second is phosphoric acid H3PO4, we know very well. And third one is nitrogen containing heterocyclic compound called nitrogenous bases. इन्हें नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं, वो भी यूज किए जाते हैं। ये नाइट्रोजनस बेसिस दो तरीके के होते हैं, एक कहलाते हैं प्यूरिन बेसिस और एक कहलाते हैं पायरिमिडीन बेसिस। प्यूरिन PURIN और पायरिमिडीन। प्यूरिन बेसिस बायसाइक्लिक होते हैं और पायरिमिडीन बेसिस जो होते हैं वो, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, A दैट इज प्यूरिन बेसिस बायसाइक्लिक होते हैं, प्यूरिन बेसिस, और सेकेंड इज पायरिमिडीन बेसिस। पायरिमिडीन बेसिस हमें देखने को मिलते हैं, राइट। सो प्यूरिन बेसिस और पायरिमिडीन बेसिस की अगर हम बात करें तो प्यूरिन बेसिस बायसाइक्लिक होते हैं, दो होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, और आप देखें दो रिंग होते हैं इसमें, और ऑल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ पर कार्बन होता है, बाकी दोनों जगह पर अगर आप देखें तो यहाँ पर दो नाइट्रोजन अवेलेबल होते हैं ऑल्टरनेट पोजीशन में। एक रिंग 6 कार्बन की 6 मेंबर्ड होती है और एक रिंग 5 मेंबर्ड होती है। यहाँ भी ग्वानिन में भी एक रिंग 6 मेंबर्ड होती है, एक रिंग 5 मेंबर्ड रिंग होती है। स्ट्रक्चर याद रखना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। इसमें C डबल बॉन्ड O होता है और इसमें NH2, C डबल बॉन्ड O NH2 दोनों होते हैं, इसमें केवल NH2 होता है। तो एक दो चीज़ें जो है हम इसके थ्रू याद करने की कोशिश कर सकते हैं। पायरिमिडीन बेसिस में हम 3 स्ट्रक्चर देखते हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में प्यूरिन बेसिस डीएनए और आरएनए में सेम ही होते हैं, लेकिन पायरिमिडीन बेसिस की अगर हम बात करें तो पायरिमिडीन बेसिस जो है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। पायरिमिडीन बेसिस की बात करें तो पायरिमिडीन बेसिस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं डीएनए में और आरएनए में। डीएनए में पायरिमिडीन बेसिस साइटोसिन और थायमिन होते हैं, जबकि आरएनए में पायरिमिडीन बेसिस साइटोसिन और यूरेसिल होता है। थायमिन और यूरेसिल चेंज होते हैं। डीएनए में थायमिन होता है
और आरएनए में यूरेसिल। बाकी के सारे नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं वो एक जैसे ही रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलता, राइट। फर्दर कैसे स्ट्रक्चर हम एक तरीके से कहें कि कैसे हम इसे असेंबल करते हैं, कैसे असेंबलिंग होती है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो असेंबलिंग होती है वो होती है पेंटोज शुगर और बेस की। बेस 1 कार्बन पर जो OH होता है उससे बेस का NH2 ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है, या बेस वहां से जुड़ जाता है और वो न्यूक्लियोसाइड बनता है। यानी हमें कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर प्लस, न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं शॉर्ट में लिखूं जिससे आप याद रख सकें, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं फिर उसके बाद क्या होता है, तो 5' पोजीशन पे, 5' पोजीशन पे या CH2OH होता है 5' पोजीशन पे, यहां से आप बेहतर समझ सकते हैं 1' पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, बेस, एंड 5' पोजीशन पे फॉस्फोरिक एसिड, एसिड OH, एसिड फॉस्फोरिक एसिड इज देयर एंड OH इज एल्कोहल। तो एसिड और एल्कोहल मिलकर क्या बनाते हैं, एस्टर। तो एक एस्टर बॉन्ड डेवलप होता है इन दोनों के बीच में, ये देखिए CH2O और ये फॉस्फोरिक एसिड, एक बॉन्ड डेवलप होता है 5' पोजीशन पे। तो 5' पोजीशन में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में तो शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और फॉस्फोरिक एसिड और जुड़ जाता है न्यूक्लियोसाइड में, तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड तो होता ही है, यानी शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस होते ही हैं और साथ में क्या जुड़ जाता है, फॉस्फोरिक एसिड। क्या जुड़ जाता है, फॉस्फोरिक एसिड, साथ में क्या जुड़ जाता है, फॉस्फोरिक एसिड, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या क्या मिल गया, न्यूक्लियोसाइड भी मिल गया और आपको न्यूक्लियोटाइड भी मिल गया। अब न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड बन गए, इनके सबके इंडिविजुअली नाइट्रोजनस बेसिस के तरीके से ही न्यूक्लियोटाइड के नेम होते हैं। जैसे एडेनिन है तो उसका न्यूक्लियोसाइड विल बी एडिनोसिन, राइट। तो इस तरीके से न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का नाम आपने सुना होगा, थायमोसिन, इस तरीके से इनके नाम अलग अलग दिए जाते हैं, आपको वो उसमें नहीं जाना है। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब देखिए 5' पोजीशन ऑक्यूपाइड हो गई दोनों की, तो ये जो फॉस्फोरिक एसिड है इसमें एक पोजीशन और होती है, आप जानते हैं H3PO4 उसका स्ट्रक्चर होता है, तो एक पोजीशन और होती है जो इस 3' पोजीशन से भी जुड़ सकता है। तो यहाँ पर 5' और 3' के बीच में फॉस्फोरस डायस्टर बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है और इस तरीके से ये एक लिंकेज होता है जो दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो यहाँ देखिए एक एंड पर इस एंड पर 3' टर्मिनल फ्री है, तो आगे इसी तरीके से नीचे ये एक तरफ से जुड़ते जाएंगे और एक पूरा स्ट्रैंड बन जाएगा। एक एंड पे 5' रहेगा और एक एंड पर 3' रहेगा। तो 5' 3' एक के बाद एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे और पॉलीमराइज हो जाएंगे, जिसे आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज अ न्यूक्लिक एसिड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही एक न्यूक्लिक एसिड होता है। तो असेंबल कैसे किया, पहले शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस को ऐड कर दिया। शुगर और नाइट्रोजनस, शुगर जो है बेस जो है, नाइट्रोजनस बेसिस शुगर पर फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ जाते हैं। फिर न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, फिर क्या हुआ, फॉस्फोरिक एसिड ने 5' पोजीशन पे जाकर OH के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और ये इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड बन गया। फिर दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर, एक फॉस्फोरस का बॉन्ड ऑलरेडी है, दूसरा और बन जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है दूसरी कंडीशन में 3' से स्टार्ट हो तो 5' तक, इस तरह से 5' एक एंड जा सकता है, राइट। तो बेसिकली आपके पास ये एक पूरा स्ट्रैंड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड तैयार हो जाता है, जिससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक पूरी, हम ऐसा कह सकते हैं पूरी चेन तैयार हो जाती है, जिसके हेल्प से न्यूक्लिक एसिड बनाए जा सकते हैं। जनरली न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही होते हैं, बट थोड़ा सा कुछ चेंज उसमें हो सकता है, जैसा मैं इसमें शेयर कर रहा हूं। यू कैन सी हियर जनरली डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए में इसी तरह से 5' 3' और 3' 5' दो स्ट्रैंड
एक देखिए आपने अभी कुछ देर पहले ही एक स्ट्रैंड बनाई जिसमें 5' 3' टर्मिनस है। दूसरी एक और स्ट्रैंड इनवर्स डायरेक्शन में आती है और दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो क्वाइल्ड हो जाते हैं। राइट हैंड जो है वो एक ये पूरा हेलिक्स तैयार हो जाता है। अब आपको पता है कि इसमें नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और एडेनिन 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। तो जब इसकी एक स्ट्रैंड हो गई 5 to 3' और दूसरी स्ट्रैंड 3 to 5', वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और क्वाइल्ड हो जाते हैं, तो जो उनके नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, जिससे ये क्वाइलिंग ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वैन डर वाल बॉन्डिंग होती है और एक क्वाइलिंग ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलती है। ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है, एक का ग्वानिन दूसरे का साइटोसिन, इसका साइटोसिन होगा तो दूसरे का ग्वानिन होगा। और एडेनिन थायमिन के साथ पेयरिंग करता है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। देखिए इसका थायमिन है तो इसका एडेनिन हो जाएगा, इसका एडेनिन है तो इसका थायमिन हो जाएगा, इसका साइटोसिन है तो इसका ग्वानिन हो जाएगा। एक पूरे हेलिक्स, एक जो पूरा एक टर्न होता है, एक ट्विस्ट होता है, ये पूरा पोर्शन, इसकी लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि 2 नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होती है। लगभग 10 नाइट्रोजनस बेसिस एक या 10 ये पूरा एक हेलिक्स में देखने को मिलता है। राइट, तो ये पूरे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉडल जो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने ये सर्च किया था, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का होता है और इस तरीके से आपको डीएनए देखने को मिलता है। इसी तरीके से आरएनए होता है, लेकिन आरएनए में केवल एक स्ट्रैंड होती है, 2 स्ट्रैंड नहीं होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए। अलग अलग तरीके के फंक्शन होते हैं आरएनए के। एक कहलाता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में इंफॉर्मेशन लेके आता है जिसके बेसिस पर प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन प्रिपरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है। आरएनए मेन न्यूक्लिक एसिड नहीं है ह्यूमन बीइंग्स में और बहुत सारे एनिमल्स में, लेकिन आरएनए का फंक्शन बहुत स्पेसिफिक है। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जनरली प्रोटीन का सिंथेसिस सेल के अंदर राइबोसोम्स पर होता है, लेकिन वहां आरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। कौन सा प्रोटीन बनाना है ये न्यूक्लियस डिसाइड करता है। राइबोसोमल आरएनए साइटोप्लाज्म में जो अमाइनो एसिड्स पड़े हुए होते हैं उन्हें राइबोसोम के अंदर लेके आता है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम में से मैसेंजर आरएनए को जोड़ने का काम करता है और ट्रांसफर आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम तक लाने का काम करता है। तो इस पूरी प्रोसेस से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लेकिन आरएनए की बात करें तो आरएनए में देखिए थायमिन की जगह केवल आपको यूरेसिल देखने को मिलेगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। बस अंतर ये होता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट nucleic acid also, and your syllabus is finished here. We will I'll prepare video on different portions जो कि जरूरी होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो 11th की वीडियोस भी देख सकते हैं। और मैं कुछ और वीडियो जो कि जरूरी है आपके कॉम्पिटिशन्स एग्जामिनेशंस के लिए, जो चीज़ें इस पोर्शन में से आपके स्कूल सिलेबस में नहीं है, उसको लेकर भी मैं कुछ लेक्चर्स वीडियो बनाकर डालूंगा। बट योर सिलेबस इज फिनिश्ड नाउ एंड विल स्टार्ट रिवीजन फ्रॉम द बिगिनिंग सून। थैंक यू फॉर टुडे।